आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो स्केटिंग थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही स्केटिंग थ्योरी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन बाय वन उन सब टॉपिक को हम कवर भी करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो स्केटिंग थ्योरी यूनिट है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है दूसरी यूनिट के कंपेयर में। जैसे हमने आइडेंटिकल पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, हीलियम एटम और परटर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, तो उनसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये यूनिट। तो साथ ही साथ पेन कॉपी लेके इस यूनिट को नोट करते जाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्केचिंग के इंट्रोडक्शन से। तो आइए ये चीज समझते हैं हम एक एग्जांपल से। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमने मान लिया इस न्यूक्लियस का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। और अल्फा पार्टिकल को हमने इस न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल पे भी हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसके पास में आएगा तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। जाना तो बिल्कुल सीधा चाहिए था, पर ये अपने पाथ से क्या हो गया, कुछ ना कुछ डेविएट हो गया। अब ये कितना अपने पाथ से डेविएट हुआ है तो हमने यहाँ पे बोल दिया ये थीटा एंगल अपने पाथ से क्या हुआ, डेविएट हुआ है। और थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा को हम बोल देंगे स्केटरिंग एंगल। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और साथ ही कितने अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुए, उन अल्फा पार्टिकल को नोट करने के लिए कितने अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में गए हैं, तो हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर भी लगा दिया। डिटेक्टर ये बताएगा कितने अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आए हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में कितने अल्फा पार्टिकल रिसीव हुए हैं। तो जो डिटेक्टर है इसको हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे, इतना ज्यादा पास में नहीं रखेंगे। रीजन ये है कि पीछे रखेंगे तो ये ज्यादा पार्टिकल्स को कवर कर पाएगा, ज्यादा पार्टिकल इसके ऊपर आएंगे। अगर ज्यादा आगे रखेंगे तो बहुत कम पार्टिकल इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, जो हमारे पास स्केचिंग की जो प्रॉब्लम है, स्केचिंग की प्रॉब्लम में हमें जो थीटा है, थीटा को ही मेजर करना होता है कि हमारे पास स्केचिंग एंगल क्या है। ये भी हम आगे आगे देखेंगे कि स्केचिंग एंगल कैसे मेजर करते हैं। और यहाँ पे ये हमने बी बोल दिया इम्पैक्ट पैरामीटर। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, अगर जितना वैल्यू यहाँ पे बी की होगी, बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मीन्स इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, तो मीन्स न्यूक्लियस से उस पार्टिकल की डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, तो इंटरेक्शन क्या हो, इंटरेक्शन उतना ही कम हो पाएगा, तो पार्टिकल उतना ही कम क्या होगा, स्केटर्ड होगा। जितना पार्टिकल कम स्केटर्ड होगा उतना ही हमारे पास स्केचिंग एंगल कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, मीन्स स्केचिंग एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इम्पैक्ट पैरामीटर के। जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा, मान लिया इम्पैक्ट पैरामीटर हमने इतना ले लिया, तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बहुत कम है। अब इंटरेक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा होगा, तो जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट होगा और उतना ही वहां पे हमारे पास स्केचिंग एंगल होगा। तो हम बोल सकते हैं जो स्केचिंग एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इम्पैक्ट पैरामीटर की। और साथ ही हम यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्केचिंग की। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की स्केचिंग होती है, इलास्टिक स्केचिंग और इनइलास्टिक स्केचिंग। पर हम क्वांटम में पढ़ते हैं आइसोट्रोपिक स्केचिंग और अनआइसोट्रोपिक स्केचिंग। तो आइसोट्रोपिक स्केचिंग में क्या होता है, हमारे पास एक प्लेन वेव होती है। ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक प्लेन वेव है और ये प्लेन वेव किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स के साथ या टारगेट के साथ इंटरेक्ट करती है, तो हमारे पास स्फेरिकल वेव के माफिक कुछ मिलता है और स्फेरिकल सिमेट्री मिलती है हमें यहाँ पे। अगर स्फेरिकल सिमेट्री मिलती है तो हम बोलेंगे कि आइसोट्रोपिक स्केचिंग है। अगर स्फेरिकल सिमेट्री नहीं मिलती तो हम बोलेंगे वहां पे अनआइसोट्रोपिक स्केचिंग है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन स्केचिंग के बारे में। अब जो स्केचिंग क्रॉस सेक्शन है इसकी यूनिट के इसकी डेफिनेशन देखते हैं और ये सब चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ स्केचिंग क्रॉस सेक्शन। अब तो स्केचिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है ये भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया कि हमारे पास एक
टारगेट है और इस टारगेट का जो थिकनेस है वो हमने dx मान लिया और इसके ऊपर हमने पार्टिकल को इंसिडेंट किया, तो इसके अंदर से कितने पार्टिकल पास होके बिल्कुल सीधे जाएंगे, पार होंगे, और कितने पार्टिकल क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब इसको एक डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड एज ए ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब उसके अंदर से पार होना, ए गिवन थिकनेस ऑफ मैटर dx, मीन्स हमारे पास एक मैटर है या एक टारगेट है, इस टारगेट के अंदर से पार्टिकल के स्कैटर्ड होने की प्रोबेबिलिटी और इस टारगेट के अंदर से पार्टिकल की पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो उसको हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या एक्सप्लेन करके बताते हैं। और साथ ही इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप, जो स्कैटरिंग प्रोसेस है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से। और चाहे तो हम यहाँ पे टारगेट के बारे में भी बता सकते हैं, टारगेट क्या होता है, पर हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इस स्केचिंग थ्योरी में जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया अगला जो टॉपिक है डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने मान लिया कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और जिसका स्केचिंग सेंटर है वो हमने न्यूक्लियस मान लिया, मीन्स जो स्केचिंग है वो न्यूक्लियस से हो रही है ऐसा हमने मान लिया। तो जो उस अल्फा पार्टिकल या जो इंसिडेंट पार्टिकल है, उस इंसिडेंट पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में क्या रहेगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगर हम एक यहाँ पे यही बता रखा है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है स्केचिंग न्यूक्लियस स्केचिंग, जो न्यूक्लियस है वो स्केचिंग सेंटर है और न्यूक्लियस और उस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस रहेगी कुछ ना कुछ। उसके बाद अगर मैं किसी टिपिकल स्केचिंग की बात करूं, टिपिकल स्केचिंग एक्सपेरिमेंट की, तो उसके अंदर जितने भी हम पार्टिकल को इंसिडेंट करवाते हैं तो सब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम एनर्जी रहेगी। सब पार्टिकल का साथ ही जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो इंसिडेंट डायरेक्शन भी सबका सेम रहेगा। जितने भी पार्टिकल हैं वो किस तरफ जाएंगे, टारगेट की तरफ जाएंगे। तो इस चीज को हम एक डायग्राम से समझते हैं, टोटल स्केचिंग डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन को। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हम समझा भी देते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक टारगेट है और इस टारगेट के ऊपर हमने पार्टिकल को इंसिडेंट किया, तो यहाँ पे पार्टिकल और न्यूक्लियस क्या इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद पार्टिकल मान लिया कि क्या इस तरह इस डायरेक्शन में पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है, सबसे ज्यादा पार्टिकल इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ और ये जो एरिया है इसको हमने बोल दिया DA, और इस DA एरिया का जो एंगल है इसको हमने बोल दिया D ओमेगा, और इस डायरेक्शन को बोल दिया हमने Z और इस डायरेक्शन को बोल दिया हमने X। तो यहाँ पे और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, सेंटर से लेके वो तक, और यहाँ की जो डिस्टेंस है इसको हमने R बोल दिया। और ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा हमारे पास थीटा एंड फाई। थीटा क्या है, यहाँ पे स्केचिंग एंगल है, और फाई क्या है, यहाँ पे एजिमुथल एंगल है। एजिमुथल एंगल के ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, एक इंसिडेंट पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल इंटरेक्ट करता है टारगेट के साथ और वो पार्टिकल किस तरफ चला जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, DA एरिया में ज्यादा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, और उस DA एरिया का जो एंगल है उसको हमने बोल दिया D ओमेगा, और इस D ओमेगा का नाम है सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे भी हमने यही बता रखा है, ये हमारे पास एक टारगेट है, इस टारगेट के ऊपर हमने कुछ पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल इस DA एरिया के अंदर स्कैटर्ड हो रहे हैं, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको बोल दिया हमने D ओमेगा, और D ओमेगा क्या है, यहाँ पे सॉलिड एंगल है जो किस डायरेक्शन में बन रहा है, थीटा और फाई के डायरेक्शन में बन रहा है। यहाँ पे फाई बता दो क्या है, एजिमुथल एंगल है, और D ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल है इन डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, और साथ में जो थीटा है वो क्या है, स्कैटरिंग एंगल। और यहाँ पे अगर आप और कुछ बताना चाहो तो स्कैटरिंग पार्टिकल कौन सा है, स्कैटरिंग पार्टिकल ये जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हो, ये इसे DA एरिया में जितने भी पार्टिकल आएंगे वो सब पार्टिकल क्या है, स्कैटरिंग पार्टिकल है।
अब बात कर लेते हैं हम एजीमुथल एंगल के ऊपर। एजीमुथल एंगल क्या है? जहां पे एंगुलर मेजरमेंट होती है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहां पे हम एजीमुथल एंगल का यूज करते हैं। उसके बाद हम जो डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन है इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा ओमेगा से, हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा हमारे पास सिग्मा ओमेगा मतलब डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन, द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकंड डिवाइड बाय इंसिडेंट इंटेंसिटी। ये हमारे पास क्या होगा? जो डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन है उसका डेफिनेशन होगा द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सॉलिड एंगल, मीन्स जो सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल है, इसमें पर यूनिट कितने पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं, ये स्कैटर्ड होने के बाद इस सॉलिड एंगल में कितने ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं डी एरिया के अंदर। साथ ही जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है, इंसिडेंट जो पार्टिकल को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसका डेंसिटी कितना है, वो सब बता रखा है। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन है हमारे पास ये एन थीटा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन जे और डी ओमेगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे आया इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो एन है वो क्या है? कितने पार्टिकल हमें सॉलिड एंगल में मिलेंगे, मीन्स ये जो सॉलिड एंगल है, इस सॉलिड एंगल में स्कैटर्ड होने के बाद कितने पार्टिकल आएंगे, ये चीज कौन कौन सी ये बात कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि स्कैटर्ड होने के बाद इस सॉलिड एंगल के अंदर कितने ज्यादा पार्टिकल आएंगे, ये बात डिपेंड कर रही है एन के ऊपर। एन क्या है? जो टारगेट है उस टारगेट के अंदर कितने एटम आयन मॉलिक्यूल्स हैं, जितने एटम आयन मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लिया ये हमारे पास टारगेट और इस टारगेट के अंदर ये एटम है या मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से ये इंसिडेंट पार्टिकल आएगा। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके इंटरेक्शन के चांस या इसके स्कैटरिंग के चांस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो हमने बोल दिया जो एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कैपिटल एन के। उसके बाद जो सेकेंड बता रखा है एन, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी ओमेगा के। ओमेगा का मतलब क्या है? डी ओमेगा क्या है? यहाँ पे सॉलिड एंगल, जितना बड़ा हमारे पास ये सॉलिड एंगल होगा, अब तो ये सॉलिड एंगल हमारे पास इतना है, अगर सॉलिड एंगल मान लिया हमारे पास इतना हो, तो सॉलिड एंगल जितना ज्यादा होगा उतने ही पार्टिकल उस सॉलिड एंगल के अंदर आएंगे। तो हम बोल सकते हैं जो एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सॉलिड एंगल के। और साथ ही हम बोल सकते हैं एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जे। अब जे क्या है? यहाँ पे जे है मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स। तो अब या फिर हम इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स का द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होता है जे का मतलब। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे इस इक्वेशन को ब्रेक करके लिखेंगे। हमने सबसे एक साथ लिख दिया। सबसे पहले लिखेंगे एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कैपिटल एन के। उसके बाद एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जे के, और उसके बाद एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी ओमेगा के, और बाद में इन तीनों को कंबाइन करके हम ये इक्वेशन लिखेंगे। अब कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, ये हम आगे देखेंगे। तो नीचे हमने बता रखा है एन हमारे पास क्या है, कितने पार्टिकल हमें सॉलिड एंगल में मिल रहे हैं, तो ये बता रखा है हमने। इफ एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम इनटू ए सॉलिड एंगल, मींस सॉलिड एंगल में पर यूनिट टाइम कितने पार्टिकल हमें मिलेंगे, स्कैटर्ड होने के बाद वहां पे कितने पार्टिकल आएंगे। उसके बाद जे के बारे में बता रखा है। जे क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स, और इसका मतलब क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स का द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये इसका मतलब होता है। और साथ में जो एन है, एन के बारे में भी हम बता सकते हैं कि एन उस टारगेट एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स टारगेट मटेरियल के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उसको हमने किससे लिखा है? एन से लिखा है। और यहाँ पे ये जो डी ओमेगा हम सॉलिड एंगल लेके चले हैं, अगर मैं इस डायग्राम में सॉलिड एंगल की वैल्यू देखो तो क्या होगी? सॉलिड एंगल हम एलिमेंट्री में भी ये पढ़ के आए हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो इसका जो वैल्यू है सॉलिड एंगल का, इस सॉलिड एंगल का वैल्यू डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी ए बाय आर स्क्वायर। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, अब तो आप एमएससी में होगे, पता होगा इन सब बातों का। तो जब इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस किया तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट आया हमारे पास रो ओमेगा। रो ओमेगा क्या है? यहाँ पे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है।
ये हमें क्या मिल गया, रो ओमेगा स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब हम इस रो ओमेगा की वैल्यू निकाले तो इसको, इस टर्म को तो हम यही रखेंगे और इस टर्म को उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास रो ओमेगा तो यहीं पे रहेगा और बाकी की सारी टर्म ये आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको हम बोल सकते हैं द अबोव इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। और ये जो इक्वेशन आई है ये क्या रिप्रेजेंट करके बता रही है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करके, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करके बता रहा है हमारे पास द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकेंड, और जो नीचे वाला जो पार्ट है एन जे एन और डी ओमेगा ये हमें रिप्रेजेंट करके बता रहा है इंसिडेंट इंटेंसिटी को। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। ये अगला टॉपिक आता है और पहले वाले टॉपिक के ऊपर ही बेस होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो इसको हमें सिग्मा टी से, मतलब सिग्मा टोटल से हमने इसको डिनोट किया है। इज ऑब्टेन्ड बाय मींस टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें कैसे मिलेगा, इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन मींस हमने ये जो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाला है सिग्मा ओमेगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ऑल ओवर एंगल से। और एंगल क्या है हमारे पास, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सिग्मा ओमेगा ऑल ओवर एंगल से, तो एंगल क्या है हमारे पास डी ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो डेफिनेशन में यही बता रखा है, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन ओवर ए ऑल एंगल। जितना भी एंगल है उससे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जो डी ओमेगा है वो क्या है हमारे पास स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, ऑल एंगल क्या है डी ओमेगा, तो उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब इस इक्वेशन को, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई और 0 टू 2 पाई, ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिखी यहाँ पे। और जो डी सिग्मा है इसकी हमने वैल्यू लिखी डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा की जो सॉलिड एंगल है इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी डी ए बाई आर स्क्वायर। और साथ ही इसकी एक वैल्यू भी और भी होती है, जो सॉलिड एंगल है इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई, ये वाली वैल्यू भी इसकी होती है। तो अगर हम चाहें तो इक्वेशन नंबर ए में इसकी जगह डी ओमेगा की जगह सॉलिड एंगल की जगह हम ये वैल्यू भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही किया, ये वाली टर्म एज इट इज, जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो एज इट इज, और साथ में डी ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स के, जो स्केटरिंग सेंटर है उसका जो डायमेंशन होता है वो कैसा होगा, लीनियर होगा, और उसका जो ऑर्डर होगा 10⁻13 से लेके 10⁻12 तक हो सकता है। और यूजुअली हम इसको मेजर करते हैं किसमें, बेरेंस BARNS, इसमें मेजर करते हैं। वेट ए मिनट, BARNS एक तो इस टर्म में मेजर करते हैं, दूसरा होता है हमारे पास मिली बेरेंस। इन दोनों टर्म में हम इसको मेजर करते हैं। और जो 1 बेरन होता है हमारे पास वो क्या होता है, ये होता है 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो 1 मिली बेरन है ये कितना होगा, 10⁻27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसका ये जो टोटल स्केटरिंग, ये वाली जो टर्म कहा, ये वाली स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन का अगर हम डायग्राम देखें तो इसका डायमेंशन देखें तो डायमेंशन क्या आएगा, इसका एरिया आएगा, या फिर हम लिख सकते हैं L स्क्वायर, ये इसका क्या आएगा, डायमेंशन आएगा। आई होप आपको जो स्केटरिंग थ्योरी है वो थोड़ा बहुत समझ में आई हो। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।